हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है साइंस पेडागोजी के जो प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सीरीज है 2011 से 24 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके ऊपर बेस्ड है। मतलब उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अलोंग विथ कॉन्सेप्ट। और आज इसका डे 11 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। एंड अगर ये जो पीडीएफ आपको चाहिए हो तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्ट रिशु साइंस एकेडमी भी डालोगे टेलीग्राम पे तब भी ये आ जाएगा वहां पे, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपको पीडीएफ वहां अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 10 क्वेश्चंस। अच्छा, अच्छा आज के जो क्वेश्चन है ना, एक बात बता दूं आपको, आज के जो क्वेश्चन है आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है ये। और मतलब इसमें आपको कितनी समझ है उस पर्टिकुलर टॉपिक से, क्लास में आप बच्चे से कैसे डील करोगे, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आज के हैं। और इसमें ना मतलब ये आए हुए क्वेश्चन है जो ऑनलाइन पेपर हुए थे उस टाइम इस तरह ये सारे क्वेश्चन आए थे। और ये थोड़े लेंदी क्वेश्चन होंगे, ये तो फिर भी थोड़ा ठीक है, थोड़े लेंदी क्वेश्चंस होंगे। डरा नहीं रही हूँ, बस बता रही हूँ आपको। तो लेंदी क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, जो जितना लेंदी होगा ना उतना ही इजी होगा। पढ़ के देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब आपको समझ आएगा कि हाँ क्या पूछा गया है। बस देख के डरना नहीं है, एक बार रीड कर लेना क्वेश्चन को। ठीक है, जो कि करना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स, तुक्का तो मारोगे नहीं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अबाउट साइंटिफिक एंटरप्राइज। उन कथनों की पहचान कीजिए जो वैज्ञानिक उद्यम के विषय में सत्य हैं। ठीक है, वो स्टेटमेंट आपको बतानी है। ठीक है, तो साइंटिफिक एंटरप्राइज का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि साइंटिफिक एंटरप्राइज का मतलब है कि ये ना एक प्रोसेस है जहाँ पे साइंटिस्ट जो है कोलैबोरेट होके काम करते हैं। साइंटिस्ट कोलैबोरेट होके काम करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, टेस्ट करते हैं आइडियाज को। ठीक है, तो उसी के बारे में बताइए कि साइंटिफिक एंटरप्राइज जो है, यहाँ ये जो वर्ड है रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाउ साइंटिस्ट जो है कोलैबोरेट होके एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होके काम करते हैं, कैसे सोशल मतलब सोसाइटी के साथ लिंक्ड होके काम करते हैं। ठीक है, दैट इज साइंटिफिक एंटरप्राइज। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको वो बताना है। फर्स्ट है, साइंटिस्ट मेक पब्लिक देयर अंडरस्टैंडिंग थ्रू केयरफुली रिटन पेपर, पोस्टर एंड रिपोर्ट्स। के जो वैज्ञानिक हैं वो अपनी समझ को सावधानी पूर्वक लिखित पत्रों, पोस्टरों और रिपोर्टों द्वारा सार्वजनिक करते हैं। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड है, मोस्ट साइंटिस्ट आर मेन बिकॉज मेल्स आर बेटर एट साइंटिफिक थिंकिंग। जो जी नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह के बायसनेस तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं होती मतलब। थर्ड है, साइंस इज नॉट अ क्रिएटिव फील्ड एंड साइंटिस्ट रिलाई हैविली ऑन एम्पेरिकल डेटा। तो ये कहना कि साइंस इज नॉट अ क्रिएटिव फील्ड इज ऑल्सो नॉट ट्रू। तो बी और सी दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। डी देख लेते हैं क्या है। डी है, मोस्ट चेरिस्ड आइडियाज इन साइंस कैन बी डिसअप्रूव, फॉल्सिफाइड और मॉडिफाइड। कि विज्ञान के सबसे अधिक संजोए गए विचारों को अस्वीकार, झुठलाया या रूपांतरित किया जा सकता है। तो यस, दिस इज ट्रू। मान लीजिए कोई एक चीज है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, तो उस चीज को हम डिसअप्रूव कर सकते हैं, फॉल्स कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं फिर से। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये फर्स्ट और फोर्थ जो स्टेटमेंट है दोनों ही सही है। तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड डी, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको, एक मिनट ट्राई करती हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, कि थोड़ा सा जूम करने का ट्राई करती हूँ, रुको वेट। या फिर आप क्वेश्चन को रीड कर पा रहे हो। जस्ट वेट 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 वेट। जूम तो नहीं हो पा रहा है, बट नेक्स्ट टाइम आई ट्राई कि थोड़ा सा, या फिर इंग्लिश हिंदी वाले क्वेश्चन अलग ले लिया करूंगी, क्योंकि यहाँ पे ना ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, तो इसी तरह से मैंने एक साथ ही ले लिए हैं। चलो, क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, the science textbook often have colored boxes with interesting stories of past. One such story is about the working of stomach was discovered by Dr. William Beaumont when his patient Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun. What are the objective of science teaching learning that are fulfilled by including the above in the textbook? देखो, टेक्स्ट बुक में ना हमेशा आपने देखा होगा कुछ कुछ स्टोरीज दी जाती हैं। तो इसी तरह से एक स्टोरी दी गई थी जिसमें जो है
उन्होंने एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर मतलब एक डॉक्टर थे डॉक्टर विलियम बी माउंट। उन्होंने एक पेशेंट को मतलब उनके पेट में गन लगी थी, मतलब गोली लगी थी। तो उन्होंने ना जब वो उसके बाद इलाज के लिए आया तो उन्होंने उसके पेट का मतलब उस टाइम पे उन्होंने उसके उस पेशेंट के पेट की सारी चीजों को विजुलाइज किया, देखा मतलब कि हमारे पेट में क्या क्या चीजें होती हैं। और ये एक स्टोरी है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है। तो वो यही पूछना चाह रहा है कि इस तरह की जो स्टोरीज दी गई होती हैं विज्ञान शिक्षण अधिगम के वे कौन से उद्देश्य हैं जो उपरोक्त को पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित करने से पूर्ण हो रहे हैं, मतलब किस लिए ये स्टोरी जो है दी गई होती है बुक्स में। फर्स्ट है टू डेवलप अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कि एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास हो इसलिए ये दी जाती हैं। तो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बी है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ साइंस, ये भी सत्य है कि विज्ञान की प्रकृति की समझ का विकास हो इसलिए ऐसी स्टोरीज जो है बुक्स में दी गई होती है। सी है टू डेवलप एन एप्रिसिएशन ऑफ हाउ एन इंसिडेंट गिव्स राइज टू डिस्कवरीज, कि किस तरह से कोई कोई इंसिडेंट्स जो घटनाएं होती हैं वो खोज को जन्म दे देती हैं, ऐसा भी होता है। डी है टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कंटेंट बाय इंक्लूडिंग फन स्टोरीज, फन स्टोरीज ऐड करते हैं ताकि कंटेंट जो है क्या मतलब कंटेंट का बर्डन ना हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फन स्टोरीज ऐड करते हैं, अब वो इसलिए ऐड की जाती है इस तरह की स्टोरीज ताकि जो है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसका विकास हो और आप में मतलब बच्चों में प्रकृति की विज्ञान की जो प्रकृति है उसकी समझ विकसित हो। तो ए बी सी ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ टीचर बिगिन विद अ डिस्कशन ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉलोड बाय केमिकल प्रॉपर्टीज एंड अरेंज लैब एक्टिविटीज टू डेमोन्स्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ few metals with dilute acid, the approach to sequencing the teaching learning activity will be termed as, मतलब एक टीचर है उन्होंने क्या किया, मेटल्स और नॉन मेटल्स धातुओं एवं अधातुओं की भौतिक विशेषताओं पर विचार विमर्श से प्रारंभ करके उनकी रासायनिक विशेषताओं के बारे में बताया। मतलब टीचर ने पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई मेटल्स नॉन मेटल्स की, फिर टीचर ने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया और उसके बाद कुछ धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया को दिखाने के लिए प्रयोगशाला में क्रियाकलापों की व्यवस्था की। मतलब वो बच्चों को लैब में लेगी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए चीजों को, मतलब प्रैक्टिकली चीजों का डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वो टीचर जो है बच्चों को लैब में लेगी। तो ज्ञापन अधिगम क्रियाकलाप के क्रमीकरण के इस उपागम को क्या कहा जाएगा, मतलब ये जो टीचर ने ये जो सारी प्रोसेस की है इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ये किस में आएगी, डिडक्टिव में, इंडक्टिव में, डेमोन्स्ट्रेशन में या फिर इंक्वायरी बेस्ड में। इसमें क्या किया टीचर ने, पहले बच्चों को टॉपिक के बारे में बताया कि आज हम क्या करेंगे, फिजिकल मतलब डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है, नॉन मेटल्स की ये है। उसके बाद वो लैब में लेके गई, वहां पे उन्होंने सेटअप किया पूरा प्रैक्टिकल का और डेमो करके दिखाया। और उसके अलावा मतलब ये सब चीजें की, तो वो एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि ये सब चीजें की तो ये किस चीज में आएगा, डिडक्टिव में आएगा, इंडक्टिव में आया, डेमोन्स्ट्रेशन किया या इंक्वायरी बेस्ड। तो ये जो प्रोसेस है इंक्वायरी बेस्ड में आएगी, क्योंकि यहाँ जब पहले बच्चे को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो रही है। वहां पे बच्चा एक दूसरे मतलब बच्चा टीचर से पूछेगा, टीचर बच्चे से पूछे, अगर बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चा टीचर से क्वेश्चन पुट कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है ना। तो पहले ये जो लर्निंग है ना ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, उसके बाद फिर टीचर ने जब डेमो देगी तब भी बच्चे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ जो अरेंजमेंट है दिस इज कॉल्ड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जांच आधारित लर्निंग। तो ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है मालती आफ्टर टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, एक मिनट, नहीं हो पा रहा है, चलो कोई नहीं, मैं रीड कर देती हूँ क्वेश्चन। मालती आफ्टर टीचिंग द concept of density found that students have not understood Archimedes principle. She comes up with many activities to do in class. Which of the following strategy would best address the above issue? कि मालती ने ना, एक टीचर ने घनत्व संप्रत्यय के शिक्षण के पश्चात पाया कि बच्चों को ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का जो नियम है वो समझ में नहीं आया। तो उसने क्या किया, कक्षा में कई एक्टिविटीज कराई, करने के लिए दी, क्रियाकलाप करने के लिए दिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी वुड बेस्ट, मतलब कौन सी एक स्ट्रेटेजी है जो बेस्ट है टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझाने के लिए, ठीक। क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टीचर ने ना बच्चों को डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, तो टीचर ने मतलब टीचर को रियलाइज हुआ कि बच्चों को
ये जो टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो समझ में नहीं आया अच्छे से, तो उसने कुछ एक्टिविटीज क्लास में कराई। तो नीचे कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी बेस्ट एक्टिविटी है जो बच्चों में आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अच्छे से समझा सकती है एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, फर्स्ट है टेक अ बॉल एंड पुट इट इन फ्रेश वाटर, एड सॉल्ट एंड सी द डिफरेंस। तो इसमें तो कोई डेंसिटी वाला कुछ प्रयोग नहीं हुआ ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बताता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही बताता है कि जो अपवर्ड फोर्स लगती है, मतलब मान लीजिए ये एक टब है, इसमें आपने एक बॉल डाल दी, ठीक है, या फिर एक कोई भी बॉक्स डाल दिया। जब आप इसको डालोगे, तो जब आप इसको डालोगे ना नीचे करके, तो यहाँ से कुछ वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा। आपने घर पे भी देखा होगा, जैसे वॉशरूम वगैरह में अगर आप बकेट में मग डालोगे, कप डालोगे, तो क्या होगा, कुछ पानी बाहर आ जाता है ना। तो यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी चीज है, जितना वाटर डिस्प्लेस करेगी उतनी ही उस पे अपवर्ड फोर्स लगती है। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो अपवर्ड फोर्स लगती है, जिसे हम बर्न्ट फोर्स कहते हैं, ये उतनी लगेगी जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा। मतलब ये तो मैं साइंस पढ़ाने बैठ गई आपको, बट ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है और ये बच्चों को समझ में नहीं आया। तो अब टीचर क्या करेगा? तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि टेक अ बॉल एंड पुट इट इन फ्रेश वाटर, एड सॉल्ट एंड सी द डिफरेंस, इससे कहाँ बच्चे को बर्न्ट फोर्स के बारे में समझ आएंगी चीजें। सेकंड है टेक एन एम्प्टी ग्लास मग एंड इमर्जिंग इनटू वाटर, मेकिंग चिल्ड्रन ऑब्जर्व द बबल ऑफ एयर राइज। बबल्स, बच्चे को, जैसे कोई बर्तन हम डालते हैं तो यहाँ से वाटर से बबल्स निकलते हैं। तो ये चीज भी बच्चे को डेंसिटी के बारे में नहीं बता रही है। ये तो ये शो कर रही है ना कि एयर की, मतलब जो पार्टिकल्स हैं आपके, उनके बीच में एयर गैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बच्चा ये देख रहा है कि एम्प्टी ग्लास में एयर प्रेजेंट थी, दैट्स व्हाई जब उसने पानी में डाला तो बबल्स आए। तो इसमें भी बॉइंट फोर्स के बारे में कहीं भी बात नहीं की गई है, डेंसिटी की बात नहीं हो रही है, फ्लोटिंग और सिंकिंग की बात नहीं हो रही है। तो सी है। नेक्स्ट है मेक स्टूडेंट देमसेल्फ डिटरमिन इफ ऑब्जेक्ट विल सिंक फॉर बोट फ्लोट। बच्चे खुद से डिटरमिन करे कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, सिंक कर रहा है। ये भी नहीं। आस्क स्टूडेंट टू डिजाइन अ टॉय सबमरीन। बच्चों को कहे टॉय सबमरीन बनाओ, जो किश्तियां बनाते थे ना उस तरीके की किश्ती बनाओ, कागज की, किसी भी चीज की। नेक्स्ट है आस्क स्टूडेंट टू डिजाइन अ लेक्टोमीटर। अच्छा, मेक स्टूडेंट देमसेल्फ डिटरमिन, ये ऑप्शन सी मैंने गलत कर दिया, ये ऑप्शन सही होगा, सही हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आस्क स्टूडेंट टू डिजाइन अ टॉय सबमरीन इज नॉट ट्रू। ई है आस्क स्टूडेंट टू डिजाइन अ लेक्टोमीटर, जो मिल्क की डेंसिटी को चेक करता है उसको कहते हैं लेक्टोमीटर। कि बच्चों को आप लेक्टोमीटर डिजाइन करने के लिए कहेंगे? जी नहीं। जो थर्ड ऑप्शन है ना कि मेकिंग स्टूडेंट देमसेल्फ डिटरमिन इफ एन ऑब्जेक्ट विल सिंक और फ्लोट इज ट्रू, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चे को आपने क्या किया, कुछ चीजें दे दी, ठीक है, लाइक आपने एक स्पून दे दिया, बॉल दे दी, एक मेटल की कोई चीज दे दी। तो अब बच्चा देखेगा कौन सी चीज फ्लोट कर रही है, कौन सी सिंक कर रही है। ठीक है, कौन सी फ्लोट कर रही है, कौन सी सिंक कर रही है। जब बच्चा ये चीज खुद से ऑब्जर्व करेगा तब उसको रियलाइज होगा कि व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, तो तब वो इस एक्टिविटी के थ्रू जो है इसको वो अच्छे से आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझ सकता है। तो ये जो थर्ड एक्टिविटी है, दिस इज ट्रू, कि विद्यार्थियों को स्वयं ज्ञात करने दें कि वस्तु डूबेगी या तैरेगी। इससे जो उनका डाउट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, वो नियम जो उनको अच्छे से समझ आ जाएगा जब इस एक्टिविटी को प्रॉपर कर लेंगे। क्योंकि वो यही तो कहते हैं ना कि कौन सी चीज कितनी वाटर डिस्प्लेस करेगी। जो चीज जितनी हैवी होगी उतनी ही ज्यादा नीचे जाएगी, उस पर उतनी ही कम अपवर्ड फोर्स लगेगी, तो वो सिंक कर जाएगी। जो हल्की होगी, वो जो चीज है वो फ्लोट करेगी। तो इसके थ्रू, इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चा जो है आसानी से सीख पाएगा। नेक्स्ट है According to NCF 2005 in the upper primary stage science curriculum, which of the following is recommended? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर विज्ञान पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से क्या अनुशंसित है? कि क्या मेंशन किया गया है एनसीएफ 2005 में फॉर अपर प्राइमरी स्टेज, मतलब 6 to 8 के साइंस का जो करिकुलम है उसमें एनसीएफ ने क्या गाइडलाइंस जो है ऐड की है? फर्स्ट है सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन नीड टू बी इंट्रोड्यूस टू वेरीफाई थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स। कि थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स को समझाने के लिए सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन जो है कराने की जरूरत है? जी नहीं। आपको इस स्टेज पे बच्चों को चीजें समझानी है, सिस्टमैटिक करें नहीं, सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंटेशन पे बल नहीं देना है, आपको चीजों को समझाने पे बल देना है। बी है मोस्ट कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड एट बाय एन इंडक्टिव अप्रोच। कि काफी जो कॉन्सेप्ट है बच्चे के वो इंडक्टिव अप्रोच से आएंगे, जबकि यहाँ पे आप डिडक्टिव अप्रोच को भी फॉलो करोगे। इंडक्टिव अप्रोच मोस्ट कॉन्सेप्ट्स, कि इस स्टेज पे आप बच्चों को इंडक्टिव अप्रोच के थ्रू चीजों को मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनको आप इंडक्टिव अप्रोच के थ्रू ही समझाओगे। एसएनसीएफ में है, तो एसएनसीएफ में कुछ नहीं दिया है।
एनसीएफ में एक्चुअली दे क्या रखा है, एनसीएफ में पता है ये चीजें दे रखी हैं कि बच्चों को आपको क्या है, रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करना है, बच्चे को रटवानी नहीं है, चीजें समझानी है, बच्चा खुद से एक्टिविटी करके सीखे। इस तरह से आपको माहौल बनाना है या इस तरह से चीजों को अरेंज करना है कि बच्चा खुद से एक्टिविटी करके सीखे। और आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड द लाइफ मतलब क्लास के बाहर चीजों को कनेक्ट करके सीखे। जैसे क्लास में आपने कोई चीज पढ़ाई तो आउटसाइड बाहर जाके, बाहर जो है जैसे फील्ड विजिट वगैरह आपने कराया तो बाहर उस नॉलेज को अप्लाई करना उसको आना चाहिए। तो मतलब बच्चा जो है चीजों को कंस्ट्रक्ट करे, खुद से कंस्ट्रक्ट करे, एक्टिविटी के थ्रू सीखे और चीजों को कनेक्ट करके सीखे। ये सारी चीजें मेंशन है इसमें एनसीएफ में। वहां पे इंडक्टिव या डिडक्टिव अप्रोच के बारे में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। सी है वोकेशनल एजुकेशन नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद साइंस, कि जो वोकेशनल एजुकेशन होती है, व्यावसायिक शिक्षा, जैसे पर्टिकुलर जैसे कोई टेलरिंग का काम सीख रहा है, कोई किसी ने अलग अलग व्यवसाय होते हैं ना, तो उनको मतलब कि आप साइंस के साथ इंटीग्रेट करके सिखाएं चीजों को, है ना। तो ऐसा भी नहीं है। डी है एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड आर इनएक्सपेंसिव एंड यूज रेडली अवेलेबल मटेरियल्स, की जो सुझाए गए क्रियाकलाप एवं प्रयोग सस्ते और सरलता से उपलब्ध सामग्रियों के लिए से किए जाने चाहिए। मतलब एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स आप कराओगे और वो ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होनी चाहिए, बच्चा अफोर्ड कर पाए इस तरह से आप यूज करोगे, और रेडली अवेलेबल होना चाहिए। तो इस तरह ये सब चीजें जो है टीचर को ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ओनली डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द व्यू दैट आर अलाइंड विद स्पिरिट ऑफ ओपन बुक क्वेश्चंस। खुली पुस्तक प्रश्नों की भावना से विचारों का चयन कीजिए। मतलब जो ओपन बुक क्वेश्चंस होते हैं उससे क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कि इट रिड्यूस फियर ऑफ असेसमेंट इन स्टूडेंट्स एज स्टूडेंट। मतलब इससे क्या है कि बच्चों को जो एग्जाम का डर है, असेसमेंट या टेस्ट वगैरह का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। सेकंड है इट गिव्स फुल अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू एक्सप्लोर द बुक। इससे क्या है बच्चों को पूरे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो जो बुक है, पुस्तक है, उसको खोज करें प्रॉपर, उसमें जो भी चीजें हैं वो अच्छे से खोजबीन करें उस चीज की। सी है इट डज नॉट हेल्प टू गॉज द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इससे क्या है बच्चों में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इट एनकरेज ऑल स्टूडेंट टू रीड ऑल बुक्स थॉरोली एंड मेमोराइज देम। इससे क्या होगा बच्चा जब आप ओपन बुक क्वेश्चन दे रहे हो, बच्चा जो है चीजों को बुक को थोरोली रट लेगा। मतलब और चीजों को मतलब बेसिकली इसमें ये दिया कि आप बच्चे को बुक इसलिए दे रहे हो पढ़ने को ताकि वो चीजों को अच्छे से रट ले, तो ऐसा भी नहीं है। ए और बी जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है रिसर्च सजेस्ट दैट चिल्ड्रन आर फ्रीक्वेंटली अनअवेयर ऑफ द लोकेशन ऑफ सम ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डिस्पाइट बीइंग एबल टू नेम द पार्ट्स, बट स्ट्रेटजी बेस्ट सूट टू ब्रिज द अबव गैप। मतलब एक रिसर्च में ये पता चला, एक शोध में ये सुझाया गया कि बच्चे जो है शरीर के अंगों को नामांकित करने के बावजूद शरीर के कुछ आंतरिक अंगों की अवस्थिति से अज्ञात है। मतलब उनको इंटरनल पार्ट्स के बारे में नहीं पता। बाहर के पार्ट्स तो पता है, आईज, हेयर, लिप्स, चीक्स, लेग्स, आर्म्स, है ना, ये सारी चीजें पता है, बट जो पार्ट्स हमारी बॉडी के अंदर है, लाइक हार्ट हो गया, ब्रेन है, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीजों बच्चे को मतलब इन चीजों के बारे में बच्चे को नहीं पता है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना उपयुक्त होगी। तो इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो सही रहेगा ताकि बच्चों को इन चीजों की जो कमी है वो पूरी हो जाए, मतलब वो इस चीज को अच्छे से सीख पाए इंटरनल पार्ट्स के बारे में भी। तो फर्स्ट है ब्रिंगिंग फ्लैश कार्ड्स ऑफ ऑल द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड हेल्पिंग चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व इट। कि आप क्या करोगे एज अ टीचर, कुछ फ्लैश कार्ड लेके आओगे इंटरनल पार्ट्स के और बच्चों को दिखाओगे। सेकंड है यूजिंग एंड हेल्पिंग चिल्ड्रन मेक लाइफ साइज डायग्राम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड लेबलिंग इट। कि एक डायग्राम बनाओ ह्यूमन बॉडी का और उसको लेबल कर दो। थर्ड है गिवन होमवर्क बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग फंक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, की सब बॉडी पार्ट्स के क्या फंक्शन है, इस तरह का आप होमवर्क दे दो, इससे बच्चे को समझ आ जाएगा। मेकिंग चिल्ड्रन प्ले क्रिएटिव गेम्स बेस्ड ऑन मेमोराइजिंग बॉडी पार्ट्स, की बच्चा जो है रटने के बेस पे चीजों को मतलब इस तरह की गेम्स खेले जिसमें बच्चा जो है शरीर के जो पार्ट्स हैं वो रट ले। तो ऐसा भी नहीं है। इन चारों में से जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि शरीर के सभी आंतरिक भागों के फ्लैश कार्ड लाएं और बच्चों को उन्हें प्रेक्षित करने में सहायता करना। फ्लैश कार्ड्स आप लेके आओगे और बच्चों को दिखाओगे कि ये बॉडी पार्ट्स है, इससे क्या है बच्चा ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व करके बच्चा जल्दी चीजों को सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। दो असर्शन दे रखे हैं, दो स्टेटमेंट्स आपके पास दी है। फर्स्ट है इन अ कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज इज अज्यूम्ड टू बी इम्पार्ट फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। कि कंस्ट्रक्टिविस्ट ये कहते हैं कि जो नॉलेज है वो टीचर से मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, संप्रेषित होता है, ठीक है।
तो कंस्ट्रक्टिविज्म कभी भी इस चीज की बात नहीं करते। जैसे पियाजे हैं, पियाजे क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, है नहीं थे। तो पियाजे जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और वो ये कहते थे कि बच्चा जो है कंस्ट्रक्ट करके चीजों को खुद से सीखता है, कंस्ट्रक्ट करके सीखता है, एक्टिविटी से सीखता है। और उन्होंने स्टेजेस की बात की थी कि पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा इतना सीखेगा, इस स्टेज में इतना सीखेगा। तो उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। तो ये कहना कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो ये कहते हैं कि नॉलेज जो है बच्चे टीचर से ही बच्चे में जाएगा, तो ऐसा नहीं है, बच्चा खुद भी चीजों को सीख सकता है, अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है, assimilation, accommodation and disequilibrium are the base for constructivist thinking and conceptual change। ये जो 3 प्रोसेस हैं, स्वांगीकरण, समंज और असामंजस्य, संरचनावादी चिंतन और संप्रत्यय परिवर्तन का आधार है, कि ये बेस है इन चीजों का, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और डिसइक्विलिब्रियम। तो दिस इज ट्रू। पियाजे ने 4 एलिमेंट्स दिए थे जिनमें उन्होंने इस चीज की बात की थी। कौन कौन से थे वो एलिमेंट्स? अगर आपने पियाजे पढ़ा होगा, पियाजे की थ्योरी ऑफ कोर्स पढ़ी ही होंगी क्योंकि पेडागोजी में पूछी जाती है। तो उन्होंने ये कहा था, कौन कौन से 4 एलिमेंट्स थे, स्टेजेस की बात नहीं करी हूँ, एलिमेंट्स की बात करी हूँ। स्टेजेस अलग दी है उन्होंने कि इस स्टेज में बच्चा ये सब कर सकता है, सेंसरी मोटर, और ये सारी स्टेजेस अलग हैं। बट ये जो 4 एलिमेंट्स हैं इनकी बात कर रही हूँ। MESC से आपने याद किया होगा या जैसे भी याद किया होगा, मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन, और नेक्स्ट था इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन, तो ये जो 4th वाला पॉइंट है ना, इक्विलिब्रेशन वाला, जो 4th स्टेज है, मतलब 4th एलिमेंट है, सॉरी स्टेज नहीं, 4th पॉइंट जो इक्विलिब्रेशन है, इसी में उन्होंने असिमिलेशन और अकोमोडेशन और डिसइक्विलिब्रियम की बात की थी। और ये जो है, ये जो असिमिलेशन, अकोमोडेशन और डिसइक्विलिब्रियम है, ये क्या है, बेसिस है, आधार है किस चीज का, कंस्ट्रक्टिविस्ट का। देखो असिमिलेट क्या होता है, असिमिलेशन का मतलब है किसी चीज को ऐड ऑन करना। जब आप अपने स्कीमा में कुछ नई चीज ऐड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड असिमिलेशन। अकोमोडेट का मतलब होता है कुछ चीज मॉडिफाई की आपने, दैट इज अकोमोडेशन। डिसइक्विलिब्रियम कब आता है, जब कुछ नई चीज आप अपनी स्कीमा में ऐड करते हो जो पहले से आपको नहीं पता थी। तो एक स्टेज डिसइक्विलिब्रियम जो है बन जाता है आपके दिमाग में, फिर आप क्या करते हो, उस चीज को मॉडिफाई करते हो। तो ये तीनों, ये सब चीजों के बारे में पियाजे ने बात की थी। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये सही है, बल्कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, assertion 1 इज ट्रू एंड नहीं, 1 इज फॉल्स एंड B इज ट्रू। assertion 1 इज फॉल्स एंड assertion 2 इज ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंक्वायरी सेंटर्ड क्लासरूम अ टीचर वुड, किसी जांच केंद्रित कक्षा में एक शिक्षक जो है वो क्या है, क्या होना चाहिए, असेस प्रायर नॉलेज एंड यूजिंग इट एज अ बेसिस फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स। तो यस, पूर्व ज्ञान का आकलन करेगा और नए संप्रेत्यों को प्रस्तावित करने के लिए उसका आधार के रूप में उपयोग करें। मतलब आपने क्लास में कुछ पढ़ाया है, अभी जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हो उसको पीछे जो चैप्टर पढ़ाया है उससे रिलेट करके आप चीजों को सिखा सकते हो। दिस इज ट्रू। सेकंड है, आस्क क्वेश्चन दैट रिक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। बच्चों से इस तरह से प्रश्न कीजिए जिससे क्या होगा, तर्क संगत चिंतन कौशलों की आवश्यकता है। सी है, गिव मिनिमम वेट टाइम व्हेन अ क्वेश्चन कम्स अप। जब भी आप क्वेश्चन बच्चे से पूछो तो कम से कम टाइम दो। जी नहीं, आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है ताकि बच्चा उस क्वेश्चन के बारे में सोच पाए और ज्यादातर बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर जो है रिस्पॉन्ड करें। सी सही नहीं है। डी है, लिसन एंड बिकमिंग अवेयर ऑफ स्टूडेंट मिसकंसेप्शन। उनकी बात सुनोगे, आपने कुछ क्वेश्चन पुट किया, उन्होंने आंसर किया, उसको ध्यान से सुनोगे। इससे क्या है, आपको बच्चों के अगर कोई मिसकंसेप्शंस भी हैं उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो जो राइट ऑप्शंस हैं इस क्वेश्चन के, दैट इज A, B एंड D। A, B एंड D इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 4th। चलिए, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट the recommendations according to NCF 2005 for the upper primary stage science curriculum? Choose the appropriate response। कौन सा जो है NCF 2005 की एक, मतलब कौन सी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको वो बताना है। और अभी मैंने बताया था कि NCF 2005 क्या कहता है कि बच्चे क्या है, एक्टिविटी करके सीखे, रोट लर्निंग फोकस नहीं करना है, चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी होनी चाहिए, बच्चा कंस्ट्रक्ट करके चीजों को सीखे। ये सारी चीजें जो है उसमें दे रखी हैं। ए है, रिलेटिंग साइंस कॉन्सेप्ट टू रियल लाइफ सिचुएशन। यस, दिस इज ट्रू। साइंस के कॉन्सेप्ट आप रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करके आप सिखाओ बच्चों को। गिविंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन। बच्चे को डायरेक्ट आपने एक डेफिनेशन दे दी, डिस्क्रिप्शन दे दिया, ऐसा नहीं करना है, चीजों को समझाना है और रिलेट करके समझाना है। सी है, क्रिएटिंग सिचुएशन फॉर स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ओन लर्निंग नॉलेज। इस तरह की सिचुएशंस को क्रिएट करना है जहां बच्चा अपने नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करे, चीजों को खुद से बिल्ड करे।
बी है डूइंग एक्सटेंडेड लर्निंग एंड अवॉइड टेक्स्ट बुक एज मच एज पॉसिबल, कि एक्सटेंडेड लर्निंग एक्टिविटीज आप कराएंगे और टेक्स्ट बुक को आपको अवॉइड करना है, तो टेक्स्ट बुक को अवॉइड भी आप नहीं करोगे। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। जो सही ऑप्शंस हैं दैट इज ए एंड सी, ए और सी, कि विज्ञान के संप्रत्यों को वास्तविक जीवन अनुभव से जोड़ोगे। सी, विद्यार्थियों के लिए ऐसी स्थितियां सर्जित करना जिनमें वे ज्ञान का निर्माण कर सके, खुद से चीजों को बिल्ड करके सीख सके। ए और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये तो हो गया आज के 10 क्वेश्चन एंड अब बाकी 10 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और हमारी थ्योरी क्लासेस भी चल रही हैं, वो आपको पता है, अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो बता दूं, थ्योरी की क्लासेस हमारी चल रही हैं और पैडागोजी की क्लास भी। पैडागोजी में तो हम क्या है कि मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज है उसी के थ्रू चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ सीख रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट भी है और उसमें क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। बट आज के इस क्लास में आपको कॉन्सेप्ट कहीं नहीं दिखा होगा, क्योंकि आज के क्वेश्चन थे ही अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे, तो दैट्स व्हाई कॉन्सेप्ट नहीं लिया था मैंने यहाँ पे। और ये तो होगी हमारी क्लासेस। तो चलिए बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।